नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और राकेश जी का वैसे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रतिष्ठित संपादक रहे हैं और डिफेंस साइंस में, जो कि बहुत कम लोग कर सकते हैं, आपने डॉक्टरेट किया हुआ है। विश्लेषण जब करते हैं तो किसी की चिंता करते ही नहीं है, किसी से दबे हुए नहीं है। और गांधी जी की जब अवमानना होती है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ भी केस दायर कर देते हैं। ऐसे राकेश जी आज हमारे साथ जो बात करेंगे वो मोदी जी और ट्रम्प भाई दोनों की दोस्ती, ये कैसी दोस्ती है राकेश जी, कि वो भारत के हितों के खिलाफ हों और फिर भी कहें कि हम तो दोस्त हैं। क्या वास्तव में दोस्त है? ये कौन सी दोस्ती है राकेश जी? धन्यवाद सर। मुझे लगता है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का सबसे प्रिय गाना होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए वे चुनाव प्रचार करने गए थे, इससे पिछले चुनाव में, जिसमें ट्रंप जी हार गए। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आपके यहाँ कहा था उन्होंने अहमदाबाद के स्टेडियम में। सर, कोरोना ले आए थे। कोरोना साथ में लेकर आए थे। तो ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफा इस पारी में जब से शपथ ली है, ऐसा लग रहा है वे नरेंद्र मोदी से पिछले जन्म का कोई बैर निकाल रहे हैं, कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। देखिए, उसकी शुरुआत तो हम मान सकते हैं, उनके शपथ ग्रहण में उन्होंने नहीं बुलाया। हमारे विदेश मंत्री लगभग धरने पर बैठे रहे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन एक न्योता लेकर नहीं आ सके प्रधानमंत्री। उसके बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका प्रवास पर, तब भी हमने देखा कि किस तरह का सलूक किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का, ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें 10 मई को अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का उस दिन संधि विच्छेद हो जाना चाहिए था, संपर्क टूट जाना चाहिए। और तब से लेकर अब तक 43 बार, या अब तो मैं संख्या भी भूल गया हूं और आपको भी याद नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार अपने इस दावे को दोहरा चुके। जी। अब जो अभी की बात कर लें, जो आज फैसला हुआ, फिर देखेंगे 10 मई से लेकर अब तक और क्या क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जो आज का मामला है H1B वीजा का, ये सबसे ज्यादा भारतीयों के लिए ही मारक साबित होने वाला है। इतनी बुरी तरह, खास तौर से हमारी जो जैन जी है, युवा पीढ़ी है, जो नौकरियों की तलाश में रोजगार के लिए अमेरिका जाती है, जिसको कंपनियां जब नौकरी पर रखती हैं तो उन्हें जो फीस देनी थी, अब वो $1 लाख कर दी। यानी अगर आज का जो भी रेट, मुझे नहीं मालूम आज क्या रेट चल रहा है, लेकिन एक औसत मान लें तो 88 लाख, 86 से 88 लाख रुपए, जी। 86 से 88 के बीच में $1 हमारा, हमारे रुपए के साथ मुकाबला करता रहता है। तो वही वाला डॉलर है ये, जो जब डोनाल्ड ट्रंप, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब रुपए की कीमत गिरने पर प्रधानमंत्री और देश की इज्जत गिरती थी। ये वही वाला डॉलर है सब। हाँ ये हाँ। वही है। ना ना उसकी स्पेलिंग बदली है, ना उसका स्वरूप बदला है, ना उसका शेप आकार, कुछ नहीं बदला। लेकिन अब इज्जत बढ़ रही है जब 88 रुपए से ऊपर हो गया $1। तो नरेंद्र मोदी के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता कि भारत के युवा जो अमेरिका जाने के लिए लालायित रहते हैं, वहां नौकरियों की तलाश में रहते हैं और अच्छे पैकेज पर जाते हैं, अब ये $1 लाख कौन सी कंपनी देगी अपने कर्मचारी के लिए? H1 वीजा की फीस नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त भारत की विदेश नीति कटघरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व गुरु होना सवालों के घेरे में है। हमारे साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के निजी रिश्ते कैसे भी रहे हो, आज की तारीख में उन्हीं निजी रिश्तों का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है।
जी। और ये अकेला मामला नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था कि 10 मई के बाद और क्या क्या कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप, कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारे ऊपर टैरिफ किस तरह से थोप दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। लगातार सरकार कह रही, बात कर रहे हैं, 50%, 100% टैरिफ लगाते ही जा रहे हैं। रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा रहा है अमेरिका। यानी अब हम किससे क्या खरीद फरोख्त करें, किससे क्या सामान खरीदें, इसका फैसला भी अमेरिका करेगा, दुनिया का दरोगा। इससे पहले भारत की स्थिति ऐसी कभी नहीं। कभी नहीं। लेकिन सर, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में इतनी छवि इन लोगों ने खराब कर रखी है। वो राहुल गांधी कितनी दूरदर्शिता के साथ सोचते हैं और देश को आगाह करते हैं, इसका प्रमाण भी मैं अभी इसी H1B वीसा के बारे में पेश करता हूँ। 7 अगस्त 2017 को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। राहुल गांधी जी। का ट्वीट है मेरे पास। उन्होंने लिखा था, न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ पीएम मोदी नॉट टेकिंग अप H1B वीसा इशू with US President, not taking up H1B visa with US President Donald Trump says India has a weak Prime Minister। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने गंभीरता से डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये मुद्दा नहीं उठाया। इसका अर्थ ये है कि नरेंद्र मोदी या भारत, क्षमा कीजिए, भारत एक कमजोर प्रधानमंत्री के अगुवाई में है। एक और ट्वीट है उनका। ये बातें राहुल गांधी कब कर रहे हैं? 2017-18। आप सोचिए, एक 2018 का ट्वीट है। ये तारीख है 26 अप्रैल। न्यू यूएस वीसा रूल्स ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया। देयर आर सम थिंग्स a huge can buy for visa you are on your own। फॉरेन पॉलिसी बाई नरेंद्र मोदी, फॉरवर्डेड बाई डोनाल्ड ट्रंप। ये राहुल गांधी लिख फॉरवर्डेड रहे हैं, फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड बाई, बाय डोनाल्ड ट्रंप। यस, ये लाइन है सर, ट्वीट है। यानी तारीख है, डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं। तय कर रहे हैं हमारी वजह। 26 अप्रैल और ये साबित 2018। हुआ, सर ये ये साबित हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ही संघर्ष विराम भी डोनाल्ड ट्रंप ही तय कर रहे हैं वो सब संघर्ष कुछ। विराम तय कर रहे हैं, टैरिफ की दरें, उसका रेट भी वही तय कर रहे हैं। माने भारत आयात निर्यात की रीति नीति खुद तय नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। अजीब है। और आज का ये जो फैसला है, ये भारत पर, भारत के युवाओं पर बहुत भारी पड़ने वाला है। यद्यपि मजे की बात यह है कि जो गोदी मीडिया है उसने इसको दूसरे तरह से दिखाना शुरू कर दिया है कि अमेरिका पर भारी पड़ेगा, उसको काम करने वाले युवा नहीं मिलेंगे, वगैरह वगैरह। वो बाद की बात है। आज की तारीख में तो हम, हमारे भाई बहन, हमारे युवा जा नहीं पाएंगे वहां पर। $1 लाख की फीस कौन जमा करेगा? सही बात। तो, सही तो मैं बात। ऐसा मानता हूं कि ये सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर बुरी तरह विफल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को, उनके विदेश मंत्री को समझ में ही नहीं आता है कि वैश्विक मंचों पर किस तरह व्यवहार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को किसी ने ये नहीं बताया विदेश मंत्रालय में कि दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनाव में आपको किसी के लिए वोट नहीं मांगना चाहिए। ये किसी भी देश में नहीं होता। कोई छोटे से छोटा देश दूसरे देश के चुनाव में जाकर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में वोट नहीं मांगता। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांग रहा था अमेरिका। जी आदित्य। सर ये तो यानी इनका तो क्या है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कुछ यानी एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहते हैं कि पढ़े हुए हैं, तो जी, हगिंग डिप्लोमेसी उनकी है। अब हगिंग तो था नहीं, चिपक जाते हैं किसी के साथ। मुझे तो डर लगता है कभी कभी कि मेलोनी के साथ चिपक न जाए, औरों के साथ चिपक न जाए। मुश्किल तो ये है। दूसरी बात, ये आज भावनगर में थे सर, गुजरात में आए हुए थे, और भावनगर में जो वायदे पहले करके गए थे वो वायदे तो कभी पूरे किए नहीं उन्होंने। मगर आज उन्होंने स्वनिर्भर भारत, विदेशों पर अवलंबन रखेंगे तो नहीं चलेगा, स्वनिर्भर होना पड़ेगा, इसका गाना गाया उन्होंने पूरे भाषण। सर, ये गाना जब वो गाते हैं तो वो भूल जाते, जब वो ये स्वदेशी का, आत्मनिर्भरता का गाना गाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी कलाई पर घड़ी कौन सी बंधी है। वो ये भूल जाते हैं वो चश्मा कहाँ का पहने हुए हैं।
वो ये भूल जाते हैं कि पेन उनका कौन सी कंपनी का है। वो ये भूल जाते हैं कि वो किस गाड़ी में चलकर वहां तक आए। विमान। ऐसी अनगिनत चीजें हैं। चलिए स्वदेश, उनके अपनी चीजों को छोड़ भी दिए, चलिए हमारे देश का प्रधानमंत्री है, अगर वो मुंह बना का पेन रखते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं। जॉर्जियो अरमानी का चश्मा लगाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन ये तो बता दीजिए, ये स्वदेशी का राग अलापते समय चीन के साथ आपके कारोबार की क्या दशा है। $100 मिलियन के घाटे में है हम चीन के साथ कारोबार में सर। और मजे की बात यह है, गलवान घाटी की घटना के बाद चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है। एक तरफ संघ और बीजेपी की ट्रोल आर्मी, उसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झालरों के बहिष्कार की बात करते हैं कि दिवाली पर चीनी झालर न लगाएं। सड़क पर फुटपाथ पर बेचारे जो झालर बेचने वाले हैं, आप उनके रोजगार पर लात मारने की कोशिश करते हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार चीन से आयात ही आयात कर रही है और इसका प्रतिशत प्रतिशत हर साल बढ़ रहा है। और हम क्या निर्यात कर रहे हैं चीन को? उसका घट रहा है धंधा हमारा। कि हम जो कुछ चीन को भेजते थे उसमें कमी आई है और वहां से खरीदने में हम झोली फैलाए बैठे हैं। $100 बिलियन का घाटा। 100 मिलियन, क्षमा कीजिए, ये मिलियन या बिलियन सौ में थोड़ा बिलियन सर, 100 हाँ बिलियन सर, डॉलर 100 बिलियन 100 ही, बिलियन बिलियन डॉलर नहीं, और 100। उसमें उसमें आप मकाऊ और हांगकांग का यदि जोड़ देते हैं तो वो तो और जी, बढ़ेगा। और बढ़ जाएगा। ये तो सिर्फ हाँ चीन का है, ऑफिशियली जिस नेटवर्क से जाता है। तो हाँ आप सोचिए कि इनका स्वदेशी का, स्वावलंबी का जो नारा है, आत्मनिर्भर भारत का नारा है, इससे पहले अभी थोड़े दिन पहले आप कहीं तो कहीं भुज में शायद गए थे कुछ महीने पहले, वहां उन्होंने कहा था कि अपनी दुकान पर बोर्ड लगाएं, दुकानदारों से कहा था कि स्वदेशी। स्वदेशी निर्मित सामान ही रखेंगे, स्वदेशी का ही सामान रखेंगे। लोगों से ये आह्वान किया था कि अपने घर जाएं और देखें कि आपके घर में क्या क्या चीज है जो स्वदेशी है और जो विदेशी है। तो आज हिंदुस्तान में शायद ही कोई घर हो जिसमें बिजली का बल्ब चीन का बना हुआ नहीं लगा होगा। किचन के इक्विपमेंट्स, किचन की तमाम जो चीजें होती हैं, उनमें कौन कौन सी चीज चीन से बनकर आई है। वो जो छोटी आंखों वाले गणेश जी की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, हाँ वो आज भी इस देश में, अभी खत्म हुआ है समारोह गणेश जी का, कितनी चीजें चीन में बनी लगी होंगी, इसका कोई अनुमान है? इन्हें रोकने का काम सरकार का है कि छोटे छोटे व्यापारियों का है? सर, इसमें एक और जोड़ दूं, हमारा राष्ट्रध्वज चीन से बनकर आ रहा है। अब क्या राष्ट्रध्वज कहें। चीन, बिल्कुल चीन से बनकर आ रहा है। और इससे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो एक परंपरा थी, एक नियम था कि वो पॉलिएस्टर का यूज नहीं होगा। जो खादी ग्रामोद्योग संघ हैं जो तिरंगे बनाते हैं, वही इस्तेमाल होंगे। सरकार ने वो पाबंदी भी हटा दी, अब तो पॉलिएस्टर के झंडे लगाए जा रहे और हैं। यानी हाथ हम, में जो दिए जाते हैं वो भी पॉलिस्टर के वो होते भी हैं। वो भी बिल्कुल चाइना, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना है। और आप भाषणों में कह रहे हैं स्वदेशी अपनाएं, अपने घर पर जाकर लिस्ट बनाएं। अरे पहले प्रधानमंत्री अपने घर की तो लिस्ट बना लें कि उनके घर में 7 लोक कल्याण मार्ग में कौन कौन सी चीजें चीन की बनी हुई हैं। उनके यहाँ कंप्यूटर सिस्टम, उसकी वायरिंग, बिजली के खटके, कटआउट, कौन कौन सी चीजें चीन की बनी हुई होंगी, उनको खुद नहीं मालूम होगा। तो सबसे पहले 7 लोक कल्याण मार्ग की एक लिस्ट बनना चाहिए, फिर देश से आह्वान करें कि हम विदेशी सामान नहीं खरीदें, हमें कोई जी, ऐतराज नहीं। सही जी, बात है, सही बात है। सर, मुझे चूंकि आप विदेश नीति के भी ज्ञाता हैं, इसलिए मैं आपको, अरे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, फिर भी ऐसा मत अ, मुझे ये लग रहा है जैसे वो दौड़े दौड़े जाते हैं चाइना, पहले तो जापान जाते हैं। अरे, मेरी माँ को गाली दी, मुझे वोट दीजिए, वो कहने के पहले वो कुछ देशों का दौरा करके आते हैं और किलकिलाट करके वहां मुस्कुराते हुए सबसे मिलते हैं, उंगली करते हैं। अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उंगली का मतलब कुछ और ही निकलता है सर। यानी कैसे बिहेव करना। मुझे शर्म आती है मेरे प्रधानमंत्री को डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कैसे बिहेव करना चाहिए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो बीच में खड़े हो जाते हैं
अंग्रेजी तो आती नहीं है। और पुतिन ने तो वो पूरा खेल उनका किरकिरा कर दिया वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉस्को में। तो अब होगा क्या? चाइना एक ब्लॉक बना रहा है, जनाब है ना ट्रंप भाई उनको बर्थडे विश कर रहे हैं तो वो एकदम खुश हो जाते हैं और ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं। और चाइना के ब्लॉक में भी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। अब देश में कौन सी दरी मजबूत हो रही है सर, और हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल से नेहरू ने जो योजना जो नीति बनाई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, वो मजबूत नीति थी कि इक्वी डिस्टेंस, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। ये तो शायद कुछ और उद्योगपति मित्रों की रक्षा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए सर, आपने पहले बॉडी लैंग्वेज की बात की, उस पर आता हूं। उन्होंने जो भी इशारे दिखाए, जो भी उनका विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलने का तौर तरीका है, अनावश्यक बिना किसी बात पर हंसना, खिलखिलाना, मैं ये मानता हूं अंग्रेजी नहीं आती, इसमें कोई बुरी बात नहीं। दुनिया के जाने कितने देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे जो अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन वे बेवजह इस तरह से पोज नहीं करते, खुद को पोर्ट्रे नहीं करते कि हम सब समझ रहे हैं और अंग्रेजी में जो बात पुतिन और शी जिनपिंग कर रहे हैं और उसमें आप ठहाके लगाएं। मैं संयोग से नवभारत में संपादक था जिस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा आए, आपको आगरा समिट याद होगा, जी जी अटल जी बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। हाँ, निश्चित निश्चित। भारत की पत्रकारिता में सबसे पहली बार बॉडी लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल उस वक्त शुरू हुआ। मैंने उसे कवर किया था आगरा समिट को, अटल मुशर्रफ वार्ता को। जी तो टेलीविजन चैनलों पर यह बहस चलती थी, उस समय इतने चैनल नहीं थे, गिने चुने चैनल थे, कि जनरल मुशर्रफ की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वे किस तरह चलते हैं, किस तरह सैल्यूट करते हैं ऐसे भाव पर हाथ रख के, अटल जी की बॉडी लैंग्वेज क्या है। इसी तरह से पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को भी देखती। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते हैं या द्विपक्षीय वार्ता करते हैं किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ, तो आप किस तरह चलकर आ रहे हैं, किस तरह शेक हैंड कर रहे हैं, आप हग भी किस तरह कर रहे हैं, जबरन किसी को भींचकर हाथ मिला रहे हैं। अभी वो एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का कीर स्टारमर का वीडियो आया था, जबरन उनका हाथ पकड़कर खींच रहे थे जब ये शेक हैंड नहीं कर रहे थे, जबकि शेक हैंड करने के बाद वो जबरन हाथ पकड़ना चाह रहे थे, उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा। मेरा मानना यह है कि ये काम विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का भी है, उन्हें पता है कहाँ कितना डिस्टेंस रखना जरूरी है। एक बार अमेरिका की यात्रा में उनको बताया गया था विदेश मंत्रालय की ओर से कि जबरन अमेरिका के राष्ट्रपति को गले नहीं लगाना है जब तक वे खुद आगे न बढ़े। ऐसा मेरी जानकारी है, खबरें भी छपी। और जी वो व्हाइट हाउस से आया था कि अपने प्राइम मिनिस्टर से कह दीजिए जबरन गले लगने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं उस विषय पर कि हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए। मैं कोई जानकार नहीं विदेश नीति का, लेकिन आप सब लोगों को सुनकर और पढ़ते हुए जो जाना है, उससे लगता है कि हमारी इस वक्त की विदेश नीति भारत की विदेश नीति नहीं है। ये एक व्यक्ति के महिमा मंडन की विदेश नीति, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सारी विदेश नीति उन्हीं के नाम पर चल रही है। मोदी का डंका पिट रहा है 23 देशों में, वहां के नागरिक सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, अवार्ड्स नरेंद्र मोदी को मिल चुके। मैंने इस पर वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले ही, मेरा वीडियो था। पांचजन्य जो संघ का मुखपत्र है, वो लिखता है ट्वीट करके, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा शक्तिशाली और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हें 23 अवार्ड मिल चुके हैं दूसरे देशों से। ट्रंप को 2 अवार्ड मिले दुनिया के दूसरे देशों से, व्लादिमीर पुतिन को 8 मिले। तो क्या इन अवार्ड जो गले में लटकाने वाले बिल्ले हैं, रिबन हैं, इनके आधार पर हम ये मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की कोई हैसियत नहीं हमारे साथ, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 और 8 अवार्ड मिले? उस पर भी मजेदार बात यह है सर कि एक देश में जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, वह अवार्ड लेने गए, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उस पर भी भारत सरकार के 4 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च हो गए। जबकि अगर कोई देश आपको स्टेट गेस्ट के रूप में बुला रहा है, आपको अपना नागरिक सम्मान दे रहा है, तो वहां का सारा खाना खर्चा, ठहरना, रुकना, आना जाना सब वो देश उठाएगा। तो ये 4 करोड़ रुपए किस मद में खर्च हुए हैं?
आरटीआई से हमारे एक मित्र ने जानकारी निकाली है, मैंने वीडियो बनाया उसमें। विदेश नीति, देश की विदेश नीति होना चाहिए जो आजाद भारत से चली आ रही है, आजादी के समय से, पंडित नेहरू के समय। फिर उन्होंने जिस तरह बांगडुंग सम्मेलन के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी, वो भी तब जब पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। जी कोल्ड वॉर का समय था, शीत युद्ध चल रहा था। हमने समान दूरी रखी, लेकिन उस समान दूरी में थोड़ा सा झुकाव यूएसएसआर, सोवियत संघ के साथ रखा। अब तो रूस हो जी गया है विखंडन के बाद। उसका नतीजा क्या निकला कि जब भी हमें आड़े वक्त में जरूरत पड़ी, रूस ने हमारा साथ दिया। हमारा चाहे साथ भारत दिया। पाकिस्तान की लड़ाई का मामला हो, 72 की यस इंदिरा गांधी के समय, यस 7वां जहाजी बेड़ा तो आ गया था यहाँ हमारे किनारे पर, सही बात रवाना है। हो चुका था, पहुंचने ही वाला था। उस 7वें अमेरिकी जहाजी बेड़े को वापस भेजने का काम उस वक्त की रूस की मदद की वजह से हुआ। सोवियत संघ ने अपना बेड़ा रवाना कर दिया था। जी इंदिरा गांधी ने कह दिया 7वां नहीं 70वां जहाजी बेड़ा आ जाए, अब ये लड़ाई नहीं रुकेगी। राइट और हम आज के समय में जब हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया के 23 देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, तब सिर्फ 4 दिन चल रही लड़ाई में 23 तो छोड़िए, 3 देश हमारे साथ नहीं खड़े थे सर। बताइए कौन था हमारे साथ ईरान के सिवा? कौन हमारे साथ खड़ा था? सही यहां सही तक कि बात। रूस भी नहीं था, सच्चाई है उस वक्त। या और अब सही अब बात। एक और बात समझ लीजिए सर, विदेश नीति की बड़ी असफलता, जो मैंने शुरू में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ उसको भी थोड़ा सा जांच लें। उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दावत खिला रहा है। उसका मेन्यू जारी हो रहा है कि हलाला लंच खिलाया गया है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की दो दो कमेटियों में पदाधिकारी बन जाता है, आतंकवाद विरोधी समिति में उपाध्यक्ष और तालिबान सैंक्शन कमेटी, तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष। हम क्या कर रहे हैं अपनी विदेश नीति में? और सुन लीजिए सबसे ताजा घटना, अभी हमारे महामहिम प्रधानमंत्री सऊदी अरब होकर आए। पहलगाम हुआ तब वे सऊदी अरब नहीं थे। 3 दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक ट्रीटी कर ली है, संधि कर ली है। और वो कितना बड़ा समझौता है सर, उसकी गंभीरता देखिए कि दोनों में से किसी भी देश पर कोई तीसरा देश अगर हमला करता है तो इसे अपने ऊपर हमला माना जाएगा और एक देश दूसरे देश की मदद करेगा। यानी जी अगर कल पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। यहां तक कि सऊदी अरब के परमाणु हथियार या पाकिस्तान के परमाणु हथियार तीसरे पक्ष के हमले के समय एक दूसरे की मदद के काम आए। तो सर हम कहां खड़े हैं? सऊदी अरब हमारा परंपरागत मित्र, पंडित नेहरू के समय से, इंदिरा जी जी के समय से, जी और आज वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का सामरिक समझौता कर रहा है। और सबसे ताजा आज जो हुई ये घटना, मेरा वीडियो उस पर आ चुका है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 7 लड़ाकू विमान हमारे गिरा दिए। पब्लिक इंडिया चैनल पर मेरा वीडियो लगा है। जी वहां के एक लेफ्टिनेंट जनरल किदवई हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया। और सबसे बड़ी बात, ये दावे तो चल रहे हैं 10 मई से, हम कह रहे हैं हमने उनके 6 विमान गिरा दिए। हमारे एयर चीफ मार्शल अभी बेंगलोर में कह रहे थे, अमरजीत सिंह, कि हमने 6 विमान गिराए। सबसे बड़ी बात हरी सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान के इस अधिकारी ने हमारे 4 राफेल विमानों के टेल नंबर जारी कर दिए। यानी जैसे मतलब अपने इसको गाड़ी का नकार नंबर, नहीं सकते, नकार नहीं सकते। या तो आप दिखाइए टेल नंबर, उस टेल नंबर का राफेल कहाँ खड़ा है, आप एब्सोल्युटली बताइए। टेल नंबर BS001, टेल नंबर BS021, BS022, BS027, ये 4 हमारे डसॉल्ट राफेल विमानों के टेल नंबर हैं जो पाकिस्तान ने जारी कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और कुल 7 जहाज गिराए ये भी बता दिया है, 4 राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 और एक मिराज 2000। माय हमारी गॉड। हमारी सरकार को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए ये खड़े हैं राफेल, आइए और देख लीजिए, आकर प्रेस को ले जाएं
क्या दिक्कत है? मैंने तो डिफेंस सही बात। कॉरेस्पोंडेंट कोर्स किया हुआ है सर, रक्षा संवाददाता जी कोर्स किया है वन कोर हेडक्वार्टर में। ग्वालियर में महाराजपुरा एयरबेस पर हमने मिराज के सिम्युलेटर में बैठकर देखा है। जी तो अगर इतना बड़ा संदेह पैदा हो रहा है, हमारे देश, हमारी वायुसेना के इतने बड़े नुकसान का दावा अगर कर रहा है पाकिस्तान, तो क्यों हमारी सरकार ये नहीं बता रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा एक भी जहाज नहीं गिरा? अंतिम बात, राइट। और अगर हमारे साथ जंगी जहाज, लड़ाकू विमान गिरे हैं तो हमारे जांबाज पायलटों का क्या हुआ? हाँ, पायलट ये तो गंभीर बात है। अगर अगर कोई शहीद हुआ है तो उसका नाम बताएं, देश उसकी शहादत को सलाम करे। कोई घायल जी है तो उसका इलाज कहाँ चल रहा है ये बताइए। आखिर कब तक ये पर्दादारी चलती रहेगी सर? तो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति, रक्षा नीति, आंतरिक सुरक्षा की नीति सब पूरी तरह से धराशायी हो जी। और सर इसमें एक और जोड़ दूं, चाइना गए जनाब, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उसमें, और वहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनके फील्ड मार्शल, उन दोनों को उनकी विक्ट्री परेड के लिए उनको बुलाया गया, हमको नहीं रखा बुलाया। गया। और नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर, उसको भी साथ में रखा, पुतिन भी थे, शी जिनपिंग भी थे। पक क्या रहा है? और हम नहीं थे हम सर, नहीं अपन थे को और नहीं, हम वापस आए। हम तो वापस हम आ गए वापस आए क्योंकि हमें न्योता ही नहीं था। न्योता ही। तो क्या है सर, इस वक्त दुनिया में एक खलबली मची हुई है, अंदर ही अंदर अलग अलग खेमे बन रहे हैं। रूस, चीन और अमेरिका, तीन बड़े शक्ति केंद्र हैं इस वक्त, और हम तीनों के ही साथ किस तरह के रिश्तों में ये समझ नहीं पा रहे। चीन हमारा दुश्मन है, एकदम ऐन बगल में। रूस के साथ रिश्ते हमारे लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर दे तो अगले दिन हम गरबा करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और उसके 36 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर पाबंदियां बढ़ा दे, टैरिफ बढ़ा दे, H1B वीजा की फीस बढ़ा दे, तो हम चुपचाप होकर बैठ जाते हैं, हमारी सरकार कोई बयान तक नहीं देती। तो मेरा मानना यह है, जो आप पूछ रहे हैं हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस वक्त पूरे वैश्विक पटल पर बदलाव चल रहे हैं, कई तरह की नई नई खेमेबाजियां चल रही हैं। अरब देश भी इस वक्त नेटो जैसा कोई संगठन बनाना चाहते हैं, वे इजराइल से पीड़ित हैं। रूस की अपनी एक ताकत है, उसके पास अपने मित्रमंडली है अपनी। अमेरिका तो दुनिया का दरोगा बनने पर आमादा है ही, डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति है। तो इस वक्त वैश्विक हलचल में हम अपनी कोई जगह नहीं तलाश पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे हम किसके साथ खड़े हों, कहाँ जाएं, किसके ज्यादा करीब रहें, किससे दूरी बनाएं, किससे समान दूरी रखें, कुछ पता नहीं। और दुर्भाग्य यह है कि देश का विदेश मंत्री विदेश सेवा का अधिकारी रहा, चीन और अमेरिका में राजदूत रहा है वो, उसकी हालत यह है कि उसे अभी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री साथ लेकर नहीं गए। जी तो ऐसी ऐसी स्थितियों में अब देश को चिंता करने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है, इस अंधी गली से निकला कैसे जाए। सही सही बात है। डॉक्टर राकेश जी, आपने आज हमारे साथ जुड़कर जो विश्लेषण किया, मेरे ख्याल से प्रत्येक देशवासी के लिए ये चिंता को शेयर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। हमें ये समझना चाहिए, एक व्यक्ति के अवलंबन पर पूरी विदेश नीति चलेगी या देश के हित में विदेश नीति चलेगी, ये बात हमें हर नागरिक को ये समझना होगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।